नमस्कार। आज बात करेंगे मणिपुर की, जहां 2023 से 2025 के बीच हुई हिंसा ने पूरे राज्य को एक गहरे संकट में डाल दिया। चलिए, इस जटिल और दुखद संघर्ष के हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। इस संघर्ष का इंसानी पहलू कितना भयानक है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगता है। देखिए, 2024 के आखिर तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 258 जानें जा चुकी थीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, 60,000, जी हां, 60,000 से भी ज्यादा लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए। सोचिए, अपने ही देश में शरणार्थी बनने को मजबूर हो गए, जिससे एक बहुत बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो गया। घरों की बात करें तो करीब 4,800 घर जला दिए गए, साथ ही सैकड़ों धार्मिक स्थल भी। मतलब समुदायों का जो पूरा सामाजिक ताना बाना था, वो जैसे बिखर सा गया। तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की असल कहानी क्या है? आखिर ये सब हुआ क्यों? इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि इस लड़ाई में आमने सामने कौन था। इस पूरे संघर्ष में मोटे तौर पर तीन मुख्य पक्ष हैं। एक तरफ हैं मैतेई लोग, दूसरी तरफ कुकी-जो आदिवासी समुदाय, और फिर हैं सरकारी बल, जो इन दोनों के बीच एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये लड़ाई ना काफी हद तक मणिपुर की बनावट यानी कि उसके भूगोल से जुड़ी हुई है। जो मैतेई समुदाय है, वो यहाँ का बहुसंख्यक समुदाय है और मुख्य रूप से राज्य के बीचों बीच इम्फाल घाटी में रहता है। और इनके चारों तरफ जो पहाड़ी जिले हैं, वहाँ कुकी-जो आदिवासी समुदाय बसता है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने दशकों से सुलग रहे इस तनाव को अचानक हिंसा की आग में बदल दिया? आखिर हुआ क्या था? इसकी तात्कालिक वजह बना अप्रैल 2023 का एक कोर्ट का आदेश। इस आदेश में मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का दर्जा देने पर विचार करने के लिए कहा गया था। बस इसी के विरोध में 3 मई को आदिवासी समुदायों ने विरोध रैलियां निकाली और फिर जो हुआ वो देखते ही देखते हिंसक झड़पों में तब्दील हो गया। लेकिन देखिए, बात सिर्फ उसे कोर्ट ऑर्डर की नहीं थी। इस हिंसा के पीछे कई और भी गहरे कारण बताए जाते हैं, जैसे कि समुदायों के बीच पुराना जातीय तनाव, जमीन पर हक को लेकर झगड़ा, फिर अवैध प्रवास को लेकर चिंताएं, और दोनों तरफ से नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप प्रत्यारोप भी थे। तो एक बार जब हिंसा की ये आग भड़की, तो वो बहुत ही तेजी से एक विनाशकारी गति से फैली। और हुआ ये कि जहां जिस समुदाय की आबादी ज्यादा थी, वहां दूसरे यानी अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाया जाने लगा। ये आग सिर्फ जिलों की सीमाओं तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये दोनों समुदायों के जो मुख्य गढ़ थे, मतलब कुकी बहुल शहर चुराचांदपुर और मैतेई बहुल इम्फाल घाटी, वहां तक पहुंच गई। और शुरुआती हिंसा में जो जाने गईं, उनके आंकड़ों में एक बहुत बड़ा फर्क दिखता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले ही हफ्ते में 77 कुकी-जो लोगों की मौत हुई, जबकि 10 मैतेई लोगों की जान गई। इसका राजनीतिक असर भी फौरन हुआ। जितने भी 10 कुकी विधायक थे, उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ी मांग रख दी। उन्होंने कहा कि कुकी अब मैतेई लोगों के बीच नहीं रह सकते और एक अलग प्रशासन की मांग कर डाली। मतलब साफ था कि अब साथ रहना नामुमकिन है। और इसके बाद ये मामला सिर्फ दंगों तक सीमित नहीं रहा। ये एक कदम और आगे बढ़ गया और इसने गृह युद्ध जैसी शक्ल ले ली। ठीक 1 महीने बाद मैतेई समुदाय के एक बड़े नागरिक संगठन कोकॉमी ने एक घोषणा की। उन्होंने इसे चिन कुकी नार्को आतंकवादियों के खिलाफ एक मणिपुरी राष्ट्रीय युद्ध बता दिया। इस ऐलान ने दोनों समुदायों के बीच की खाई को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। और बस इस मोड़ पर आकर हालत ये हो गई कि पूरा राज्य जैसे 2 हिस्सों में बंट गया हो। दोनों तरफ के लोगों ने हथियार उठा लिए और अपने अपने इलाकों की हिफाजत के लिए रक्षात्मक बंकर तक बना लिए। और ये हथियार आए कहां से? ये आंकड़ा चौंकाने वाला है। राज्य पुलिस के ही हथियारों के गोदामों से, जिन्हें शस्त्रागार कहते हैं, 6,000 से ज्यादा हथियार और 6 लाख गोलियां लूट ली गईं। जाहिर है, इससे हिंसा की आग को और हवा मिली। जब हिंसा इतनी बढ़ जाए और समाज इतना बंट जाए, तो इसका असर सरकार पर भी पड़ता है। और यही हुआ। इस लगातार हिंसा और गहरे राजनीतिक बंटवारे का अंजाम ये हुआ कि राज्य की सरकार एक तरह से नाकाम हो गई। उस वक्त के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो खुद मैतेई समुदाय से थे, उन पर पूरे संकट के दौरान पक्षपात के बहुत गंभीर आरोप लगे। कहा गया कि वो इस्तीफे की मांगों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने ही समुदाय का पक्ष ले रहे हैं। और फिर एक के बाद एक कई घटनाएं हुईं। एक विवादित ऑडियो टेप भी सामने आया। फॉरेंसिक लैब ने आवाज की पुष्टि कर दी। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का खतरा मंडराने लगा।
और इन सब के बाद आखिरकार 9 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ राज्य सरकार गिर गई। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लगभग 20 महीने के इस संघर्ष के बाद मणिपुर के चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया गया और वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि अब राज्य का पूरा कंट्रोल सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ गया। ये सब हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अब जबकि राज्य सीधे केंद्र के शासन में है, तो क्या उन समुदायों के बीच फिर से शांति कायम हो सकती है जो अब हिंसा और अविश्वास की एक ऊंची दीवार से बढ़ चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।